अगर आपने इतना कर लिया ना तो आई कैन गारंटी यू कि आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में। तो हाई हेलो का तो आज टाइम है नहीं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है अपना लास्ट डे में आपको क्या रिवाइज करना है। जैसे कि आज लास्ट डे आपका बच रहा है एग्जाम से पहले। सो सबसे पहले तो अपने दिमाग से जो भी जैसा भी आपका फिजिक्स एग्जाम हुआ है उसको निकाल दो, ठीक है। केमिस्ट्री का एग्जाम जनरली इतना टफ नहीं आता है, स्टैंडर्ड पेपर आएगा और आप लोग अच्छा करके आओगे, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है वो देख लो। रिवीजन बाकी आप करते आए हो, लेकिन थोड़ा इस तरीके से कर लोगे तो अच्छा कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आए फिजिकल केमिस्ट्री पे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास तीन टॉपिक है मोटे मोटे, है ना। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रो सबसे ज्यादा मार्क्स की है, ठीक। तो अभी तक आपने जैसे भी रिवीजन करा वो ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा रीड नहीं करनी है। अब आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उन पे आपको एक एक दो दो क्वेश्चन ट्राई करनी है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर की, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं वो है हेनरीज लॉ सबसे पहले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हेनरी लॉ का फॉर्मूला सबको पता होता है कि भाई पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इंटू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो उसमें वो आपसे मोल्स पूछ लेता है, अमाउंट पूछ लेता है, पार्शियल प्रेशर पूछ लेता है, यही सब पूछ लेता है। तो इन तीनों पे एक एक क्वेश्चन आप लगा लेंगे कि भाई एक में पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, एक में हेनरी लॉ कांस्टेंट निकाल लिया, एक में अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइप के सवाल नहीं करने, दो तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल करने। और वो कहाँ से मिलेंगे आपको, उसके लिए ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं है। या तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी खोल लो, आपको जो इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलते हैं उनमें से कर लो। अदरवाइज आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्या करो, पीवाईक्यू ले लो, कोई भी बुक, ठीक है ना, जो भी आपके आसपास होगी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारी सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज होंगे, वहां से आप पीवाई इसके हेनरीज लॉ के अलग अलग न्यूमेरिकल, है ना, नॉट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली विद रॉड्स लॉ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। रॉड्स लॉ के साथ कर सकते हो। उसके अलावा आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कर सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर पे कर सकते हो, ठीक है। तो इन पे सब पे आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये तो हो गई सॉल्यूशन की बात। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो में आपको मेनली क्या करना है, इलेक्ट्रो है बेसिकली 9 मार्क्स का आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नर्न्स इक्वेशन, ठीक है। नर्न्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम इससे आता ही आता है। तो नर्न्स इक्वेशन अच्छे से करेंगे, इस पे तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अलग अलग, ठीक है। कैसे आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। नर्न्स इक्वेशन प्रैक्टिस करनी है आपको। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे न्यूमेरिकल आने के चांसेस है वो है फैराडेज लॉ, ठीक है। फेवरेट है ये एग्जामिनर का, फैराडे के दोनों लॉ, ठीक है। उन पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल कर लें। सेकंड लॉ पे तो एक ही टाइप का वो न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, ठीक है। W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, है ना, वो लगाते हो आप लोग। उसके अलावा जो फर्स्ट लॉ है उसमें आपके वो इक्वेशन वाले भी होते हैं, एक तो है ना, कि कितने फैराडे लगेंगे यहाँ से हमें यहाँ जाने में, ठीक है, ऐसा कुछ दे देंगे आपको। तो फिर वही आप निकालते हो कि +7 से +2 चले गए, 5 फैराडे यूज हुए, ठीक है ना। सही है। तो एक तो ये वाले होते हैं आपके पास, एक होते हैं जिसमें वेट डिपॉजिटेड, वो निकालते हैं। तो फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इजी न्यूमेरिकल आते हैं और आप आराम से कर लोगे। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ पे स्पेशली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाने हैं। चाहे एनसीईआरटी कर लो चाहे पीवाईक्यू, पीवाईक्यू कर लोगे तो वैरायटी मिल जाएगी थोड़ी सी आपको, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आ चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अगर रिपीट नहीं होते तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज चेंज होती हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल आता है 2 मार्क्स में, वो आपको रेडी करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका कॉलरॉश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉलरॉश लॉ करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके अलावा बैटरीज, प्राइमरी सेकेंडरी आपकी दोनों इक्वेशंस आनी चाहिए आपको। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल भी बार बार पूछते हैं, ठीक है। ये मोटे मोटे 5 6 टॉपिक है, ठीक है। बाकी बचता है आपका मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो आप कर लोगे। तो आप ये 5 6 टॉपिक इसमें इलेक्ट्रो में बहुत अच्छे से करके जाने हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालना,
फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में जो बाकी की चीजें हैं, जो आप इक्वेशन लगाते हो ना, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, तो यहाँ टी टाइम हो गया, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या रखते हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखते हो, फिर नीचे लेफ्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है बची है वो रखते हो। तो यहाँ से जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो अलग अलग तरीके से आपको फॉर्मूले को प्रैक्टिस करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल करने हैं, वो आपको मिल जाएंगे पीवाई के अंदर। ठीक है, एक बार के निकाल के देख लो कैसे निकलता है टी। किसी फॉर्मूले में टी पूछा होगा, किसी क्वेश्चन में टी पूछा होगा, किसी में आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पूछी होगी। तो ये कर लेना है आपको। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें, आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला लग रहा है, इसको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है ना, इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा, ये सब चीजें। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चार ग्राफ ही हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर के तीन चार ही ग्राफ मिलेंगे आपको, वो तीन चार ग्राफ। अब अगर आप कहोगे रटना चाहो तो रट सकते हो, वैसे बन जाते हैं इजीली। ठीक है ना, इक्वेशन से बन जाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लगा के आपको इजीली बना सकते हो आप वो ग्राफ। ठीक है, अगर आप रटना चाहते हो तो जो लोग रट सकते हैं वो रट भी सकते हैं, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये आप एग्जाम दे के आके मुझसे, ठीक है ना, टैली कर सकते हो, चीज के ग्राफ आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ भी करने हैं आपको, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, और फिर बाकी के वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि T75% कितनी देर में होगा, है ना, वो रिलेशन होते हैं 2 into T50%। सही है, T87.5 या डिराइव करवा लेंगे T99.9 और T50 के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके अलावा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी आपको आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ के से आपको ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, या ऑर्डर देके यूनिट्स ऑफ के भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल रेट मेथड जो देखते होंगे आप, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना आपके, उसमें टेबल सी बनी होती है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इनिशियल रेट मेथड पे दो करने हैं आपको सवाल। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी वाले बता रहा हूँ, वही दो सवाल करने हैं आपको। कौन से दो सवाल करने हैं, एक में तो आपसे वो पूछेगा रेट लो एक्सप्रेशन क्या है और के क्या है, दूसरे में आपको रेट लो एक्सप्रेशन और के दे के रखेगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ओके यहाँ पे क्या क्या फिल होगा। वो दोनों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे बैक एक्सरसाइज में, वो दोनों ट्राई करने हैं आपको। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड पे, इनिशियल रेट मेथड वो होता था ना, टेबल बनाते हैं जिसमें। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख देंगे एक्सपेरिमेंट, या ए की कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन, या रेट लिख देंगे आपका। ठीक है, इस तरीके से टेबल मिलेगी आपको बनी हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके, फिर उसके बाद आती है आपकी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, है ना, ये जो आपकी अर्हीनियस की जो उसके बाद इक्वेशन है ना, अर्हीनियस से रिलेट करके एक आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, वो हो गया आपका। उसके बाद आती है अर्हीनियस इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन आप सबको पता है ये, सॉरी, अर्हीनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्हीनियस इक्वेशन पे आपके, इस वाली इक्वेशन पे एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछते हैं आपसे। ठीक है, और जो आपकी लॉग K2 का केवल यहाँ कंपेयर कराते हैं हम लोग, है ना, वो भी पूछते हैं। तो अर्हीनियस इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल बेसिकली, ये करना है आप। ठीक है, अब वो यहाँ से भी निकलवाते हैं, एक तो कंपेयर करने वाला है ना, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पीछे दो तीन क्वेश्चन जिसमें कंपेयर कर रखा है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से लॉग के इज इक्वल टू, सॉरी, एल एन के वाली इक्वेशन जो है आपकी, है ना, उससे भी कंपेयर करा रखा है आपको। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ठीक है, माइनस ई ए बाई आर टी, इस वाली इक्वेशन को से कंपेयर करा रखा है, और प्लस एक ये वाली इक्वेशन है आपकी, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R, वो आपको याद है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, इस इक्वेशन पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल कर दिया हमने, रेट कांस्टेंट डबल हो गया, टेम्परेचर इतना बढ़ाया था, बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, ये सब। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ठीक, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होकर पेपर देना है। ठीक है, इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा आपको इसका ग्राफ आना चाहिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाले ग्राफ, है ना, ये वाले आपको याद होगा। ठीक है, ये वाले ग्राफ्स, ग्राफ देखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ में आपसे पूछ लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये सब। तो ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है सबसे। ठीक है, और हाँ, डेरिवेशन, एक डेरिवेशन देख लेना,
डेरिवेशन एक तो यही होती है 99.9 और 90 50 में क्या रिलेशन है, 87.5 में क्या रिलेशन है। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो हम ये आती है ड्राइव करके, उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के दो ही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में डिस्कस है, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, एक शायद एस्टर का हाइड्रोलिसिस है। तो वो दोनों स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिजिकल हो गई यहाँ पे खत्म। फिजिकल से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो गाइस, पूरे मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। इन फॉर्मूलाज पे आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, दो दो तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। इसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑर्गेनिक ज्यादा। ठीक है। अब ऑर्गेनिक में आपने जैसे पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है रिएजेंट और उसका फंक्शन। ठीक है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पीसीसी है भाई, पीसीसी जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है। ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देगा। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल पे स्ट्रॉन्ग डाल देंगे जैसे कि KMnO4, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। फिल इन द ब्लैंक्स में वो यही करेंगे, आपको ये कंप्लीट द रिएक्शन दे देंगे, तो उसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएजेंट्स का फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई LiLH4 क्या करता है, भाई रिडक्शन करता है LH4। ठीक है। तो रिएजेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फंक्शन देखने में साथ। ठीक है, कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है। ठीक है। अगर आपको रिएजेंट याद हो गए तो 50-60% आपकी ऑर्गेनिक हो गई। ठीक है, डायरेक्ट मिला देना पूरा, दैट आई कैन गारंटी यू। ठीक है। रिएजेंट्स करने हैं अच्छे से। अब उनको पता है एक्चुअली कि नेम रिएक्शन आप रट के आते हो। ठीक है। तो नेम रिएक्शन डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ये एल्डोल कर दो, एल्डोल कंडेंसेशन लिख दो, दे देगा तो अच्छी बात है, इजी है पेपर। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, वो ऐसे लिख देगा CH3CHO, और यहाँ लिख देगा डाइल्यूट NaOH। ठीक है, प्रोडक्ट लिख दो जी, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिख दो। तो अब आपको अगर ये पता होगा कि भाई ये डाइल्यूट NaOH आपका जो है, और अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन आपका ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल देता है, तो आप बना दोगे प्रोडक्ट। ठीक है। तो रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है। इसके अलावा मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन अगर थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर बनता है, तो मैकेनिज्म आप, है ना, जैसे एल्कीन का मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटेलाइज्ड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड कैटेलाइज्ड वाला। ठीक है। इसके अलावा एसिड कैटेलाइज के अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला आपका। ठीक। उसके अलावा SN1, जहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटायन का, वो वाला। ठीक है। SN1 वर्सेस SN2, है ना, कौन फास्ट देगा कौन स्लो देगा, ये बेस्ट, मतलब बेस्ट वो है इनका। एक क्वेश्चन आना ही आना है इस पे। ठीक है, SN1 वर्सेस SN2। सही है। किसमें रेसिड्यू मिक्सचर मिलता है, किसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है 1 डिग्री, किसमें फास्ट होता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन है, वही पैट क्वेश्चन है। ठीक है। इसको इस पे क्वेश्चन करना है आपको। उसके अलावा, ठीक है, रीजनिंग में आपको जनरली क्या मिलेंगे, फिजिकल के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है ना, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये सब वाले आपके बॉइलिंग पॉइंट पे, डेंसिटी पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है। डाइपोल मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आता है इनफैक्ट। ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ने हैं आपको। ठीक। उसके अलावा कुछ नेम रिएक्शन ऐसे जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, RTR, है ना, ऐसे लिख देंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन RTR, रिमल्टीमन रिएक्शन। कॉल्ब्स हो गया आपका, कीटार्ड हो गया आपका। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट में है आपके कार्बाइलमीन, ये टेस्ट की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। कार्बाइलमीन हो गया आपका। ठीक है। इसके अलावा आपका सैंडमेयर हो गया। ठीक है। एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया। ठीक है। इन सब में आपके पास थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म है। ठीक है। इटार्ड में तो नहीं है उतना। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक। बाकी सब में ये सब मैकेनिज्म बेस्ड है, ये अच्छे से करने हैं आपको तैयार। ठीक। इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे क्वेश्चंस पक्का। इसके अलावा आपको और क्या तैयार करना है ऑर्गेनिक में, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ठीक है, गैस में वही 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर एक्वस में अलग अलग आता है, मिथाइल और इथाइल में। ठीक है। तो वो आप देख लेना, बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पूछ सकता है, और आपका बेंजोइक एसिड की भी पूछ सकता है। ठीक है, विड्रोइंग ग्रुप लगा के, डोनेटिंग ग्रुप लगा के, +R, -R का यूज है ना, -I इफेक्ट का यूज। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार देखोगे आप, यू विल गो थ्रू, तो हो जाएगा आराम से।
ठीक है, डोंट वरी मच अबाउट इट। सही है। इसके अलावा अमाइंस में आपका हिंसबर्ग टेस्ट, टेस्ट पे आ जाते हैं अब, है ना। तो टेस्ट जो है आपके, डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंसबर्ग है एक तो आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लुकास टेस्ट, इसके अलावा टॉलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग, दोनों के दोनों। 2,4 DNP, ठीक है, हिंसबर्ग हो गया, लुकास हो गया, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द एग्जामिनर। तो ये अच्छे से करना है आपको तैयार, ठीक है, टेस्ट में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्या क्या रेडी करना है लास्ट डे में आपको। ये ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, आप जब करने बैठोगे तो एक एक घंटा लगना है इन सब टॉपिक्स में आपको, टोटल मतलब पूरे पूरे चैप्टर्स। ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ, अब आप इनऑर्गेनिक पे। कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन एक टॉपिक ऐसा है, कन्वर्जन आता है प्रैक्टिस से, एज सिंपल एज दैट। डायरेक्ट कोई आ गया तो आप इजिली कर दोगे, लेकिन कन्वर्जन्स के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्जन्स नहीं लिखे। कन्वर्जन ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी के देख लेना बस मैक्स, जितने एनसीईआरटी में है चैप्टर में, ठीक है ना। ऐसे 8 8 10 10 मिलेंगे आपको, वो देख लेना एक बार, उनको देख लेना, इतना ही ना। फिर तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो अगर जान लोगे तो आप कन्वर्जन्स भी आराम से कर दोगे, रिएजेंट्स के फंक्शन। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पे बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक सबसे इजीएस्ट पार्ट है, लेकिन रटने वाला है इसमें पोर्शन। इसमें दो टॉपिक है अपने पास, डी एंड एफ ब्लॉक है एक तो, ठीक है, और एक है कोऑर्डिनेशन। अब मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूंगा डी एंड एफ ब्लॉक में स्पेशली, कि इसमें आप पी वाई क्यूज ही करें सिर्फ। ठीक है, आप चैप्टर को रीड कर चुके हैं अगर तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो आप अपने नोट्स को, जो भी वट एवर नोट्स आपके पास हैं, आप उनको रीड करें। ठीक है, उसके अलावा आपको सिर्फ पी वाई क्यूज करने हैं। पी वाई क्यूज करने कैसे हैं वो समझिए आप। ठीक है? क्योंकि इसमें मैं पी वाई क्यू इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एज इट इज। ठीक है, अगर पिछले 10 साल के पी वाई क्यूज उठा के देखोगे तो एज इट इज रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, दोनों में, कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ में, डी एंड एफ में ज्यादा। ठीक है, चेंज भी नहीं करते हैं चीजें। तो डी एंड एफ में रिपीट होने के चांसेस हैं, तो पी वाई क्यूज करने हैं। और पी वाई क्यूज करने कैसे हैं, आप बुक खोलिएगा पी वाई क्यूज की, आपने क्वेश्चन देखा, पहले उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर उसी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखोगे कि जैसे आपने सॉल्व किया क्या उसी के जैसा सॉल्यूशन है उसका, अगर वैसा है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। अगर वैसा नहीं है, आपने कुछ और आंसर लिखा सपोज, है ना, और बुक में सॉल्यूशन में जो है आपका कुछ और तरीके से आंसर लिखा है, तो फिर उस सॉल्यूशन लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब लड़ाई इन द सेंस, दिमाग में लड़ाई नहीं करनी है कि मैं कुछ और लिख रहा हूँ, ये कुछ और है, गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको फिर वहां क्या करना है, उस सॉल्यूशन को अच्छे से रीड करना है 2 3 बार। ठीक है, दिमाग में बैठाना है कि अच्छा इसने ऐसा पूछा है कि ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है, क्यों रिड्यूसिंग, ठीक है। वही पैट क्वेश्चन है उनके के, जिंक क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों कॉपर के सॉल्ट कलर्ड होते हैं, जिंक के सॉल्ट कलर्ड नहीं होते, ठीक है ना। ई नॉट इसका वैल्यू नेगेटिव में क्यों है, वो सब आपका एक ही चीज है, सबको आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, बस। उसी से सारे काम हो जाने हैं इसके, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसकी थर्ड आयनाइजेशन कम है, वो सारे आपके वही हैं सेम। डी एंड एफ में, स्पेशली एफ में तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होगी तो उससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं डी की बात कर रहा हूँ, डी में दो चीजें और इंपॉर्टेंट है आपके पास, KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, इन दोनों की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्ड, मतलब इनके रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऑक्जेलेट को ऑक्जेलिक एसिड को कन्वर्ट होना करना है ना, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना, सल्फाइड को सल्फेट में करना, एस्टेनस को स्टैनिक में कर देना। एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2, KMnO4 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, बेसिक में किस में जाता है, न्यूट्रल में किस में जाता है ना। ये सारे हैं आपके पास, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इसके, KMnO4 के, K2Cr2O7। ठीक है, ठीक, इतना कर लोगे तो इसमें इनफ है, इससे बाहर इसका नहीं जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के कि ये अच्छे जितने भी डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स भी होते हैं, वो अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है भाई, 3D4S की एनर्जी जो है कंपेरेबल होती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इजीली होगा। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन है इनके, पैट क्वेश्चन वही आते हैं इसमें। तो डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर, सिर्फ पीवाईक्यू कर जाओ इसके, इसके पीवाईक्यू से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, पीवाईक्यू मतलब है आपका सिर्फ एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू के अलावा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी। ठीक है, जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
बात आती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसका आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बनाने के लिए आते हैं, बाकी पहचानने के लिए आते हैं एमसीक्यू में कि ये क्या लिंकेज आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। ठीक है, चार है, एक दो एग्जांपल देख लोगे समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बना के देखने हैं आप। ठीक है, सिस ट्रांस, और फिर उसके अगर मिरर इमेज बन रही है उसकी, जो कि एनांसोमर होते हैं आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, वो बना के देखना है। आइसोमेरिज्म करेंगे आप अच्छे से, इसमें रेडी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक क्वेश्चन वीबीटी पे भी आएगा आपका होपफुली। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर है, या लिमिटेशन पूछ लेंगे वीबीटी की। और एक आप सीएफटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है, कलर से क्वेश्चन आपका या तो डी से, मतलब वही डी एंड एफ दोनों में है। डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन में कलर पे और मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये मेरी बात आप फिक्स कर लो कि इस पे आना ही आना है। तो वही डीडी ट्रांजिशन और मैग्नेटिक मूवमेंट आपका म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनको ऐसे ही रेडी करना है आपको। आयु पैक कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग है कोऑर्डिनेशन का आयु पैक ना, अलग अलग तरीके से। क्योंकि कैटाइनिक है, एनाइनिक है। तो मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लास्ट डे में आप ये तीन टॉपिक कर लो, आइसोमेरिज्म, वीबीटी और सीएफटी। वीबीटी के एग्जांपल देखने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, पेयरिंग कौन से कराएंगे, कौन से नहीं कराएंगे, बस ये। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब देखना है। इसके अलावा मैं एक चीज बताना भूल गया, ऑर्गेनिक में आप ये कर सकते हो कि ऑर्गेनिक में मैंने चारों चैप्टर की ना, पांच में से चार चैप्टर की, हेलो एल्कीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, एमाइंस और एल्डिहाइड कीटोन्स, इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो मैं फिर वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा, आप देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी, उस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट में आपके 25 20 20 25 25 क्वेश्चन है एमसीक्यूज, वो प्रैक्टिस कर लेना आप, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा आधा घंटे की वीडियो है। पर पहले पढ़ लेना आप ये सब, जो जो बताया गया है पहले एक बार आप पढ़ लेंगे ये सारी चीजें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे वहां वीडियो पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे, उससे ज्यादा आप उसको कुछ नहीं करना है लास्ट डे में। ठीक है, चलिए, आई होप के ज्ञान बहुत सारा हो गया है। ठीक है, अब इस ज्ञान को समेटें और बी कॉन्फिडेंट, आप एग्जाम कर देंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इसका जो आपका क्वेश्चन आए पेपर आएगा वो स्टैंडर्ड आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा आपका। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल विल डू वेल। ठीक है, चलिए, टेक केयर, और अपना एग्जाम कैसा हुआ जरूर मुझे मैसेज करके, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।